Hello. In this video, we will be discuss about the ABG analysis. ABG analysis means that arterial blood gas analysis. It is the very important aspect to the any exam, NEET PG or FMG, any exam. Its questions come and it's also practical, also important because it's so many patient we face that we need to be see that this is the uh, respiratory acidosis case, respiratory metabolic case, or whatever else metabolic activity is not good or okay. So in this video we will discuss all things about the respiratory acidosis, metabolic acidosis, respiratory alkalosis, and metabolic alkalosis. So what is the purpose of the ABG analysis? That first is the to the see the patient oxygenation status by the VC, PaO2, ventilation status see the PCO2, and the acid base balanced by the pH and bicarbonates. Okay, so it's a procedure done by the modified Allen test. uh, इस मॉडिफाइड एलन टेस्ट के लिए हम ये करते हैं कि इसके अंदर पेशेंट के ऑब्लिटरेंस के लिए दोनों आर्टरीज को देखते हैं, मतलब ये अल्नर अल्नर और रेडियल दोनों को, और फिर उसको उसको बोलते हैं कि फिस्ट बनाओ। फिस्ट बना करके हम अपने दोनों हाथों से, मतलब डॉक्टर के दोनों हाथों से यहाँ से और यहाँ से उसको प्रेस करते हैं, ठीक है। और प्रेस करते हैं दोनों हाथों से, और तब ये मतलब पूरा पेल हो जाता है, तब ये एरिया पूरा पेल हो जाता है, मतलब फिस्ट खोली नहीं है। फिर मतलब कोई भी एक एक या तो अल्नर को छोड़ दो या फिर रेडियल को छोड़ दो, और फिर देखो कि ब्लड का फ्लो ओके है दोनों में। अगर रिनोड फिनोमिना नहीं बन रहा है तो मतलब ये प्रोसीजर हम कर सकते हैं। अगर रिनोड फिनोमिना बन रहा है तो हम ये प्रोसीजर नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके लिए होता है मॉडिफाइड एलन टेस्ट होता है। उसमें फिर जो सिरिंज होती है उसको 45 के एंगल से और उसको अंदर प्रेस करते हैं, ठीक है। रिलीज द आर्टरी, द फ्लश 5 से 15 सेकंड लेते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है कि 5 से 15 सेकंड में ये पूरा फ्लो हो जाता है, तो मतलब ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है, अदरवाइज ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ठीक है। तो इस तरीके से इनका प्रोसेस होता है। तो मॉडिफाइड एलन टेस्ट करने के लिए जो सिरिंज होती है उसको प्री हिप्नोटाइज्ड किया जाता है ताकि थ्रोम्बस ना बने, ठीक है। तो उसके लिए इस तरीके का टेस्ट होता है मॉडिफाइड एलन टेस्ट, ये जो मैंने अभी बताया। दो अल्नर आर्टरी और द रेडियल आर्टरी को देखते हैं, फिर उन दोनों हाथों से प्रेस किया जाता है, फिर एक को रिलीज कर दिया जाता है। तो जो एलन जो मॉडिफाइड टेस्ट है, अगर पॉजिटिव आया नेगेटिव आया तो उस हिसाब से हम करते हैं, ठीक है। तो अगर ये मतलब कि पूरा फ्लश नहीं होता है, रिनोड फिनोमिना बन जाता है, तो ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। तो इस तरीके से कर सकते हैं। और इसके अंदर मेन हम किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एंड एल्कोलोसिस एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड एल्कोलोसिस, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, और मतलब इसमें किस तरीके से क्या क्या चीज़ें होती है। तो सबसे पहले है कि ये एसिडोसिस है, एसिडोसिस मीन्स पीएच एसिडिक होगी। और द रेस्पिरेटरी इसका मतलब ये है कि पीसीओ2 बढ़ी हुई होगी। तो सबसे पहले हमें इसकी नॉर्मल रेंज पता होनी चाहिए कि पीएच की नॉर्मल रेंज क्या होती है ब्लड के अंदर। तो पीएच की ब्लड के अंदर होती है 7.35 टू द 7.45 से 7.35 टू 7.45। और जो पीसीओ2 होता है वो होता है 35 टू 45 mmHg, ओके। और SCO3 होता है, वो होता है 22 टू 26 mmHg, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब पहले तो एसिडोसिस है या अल्कोलोसिस है, उसको पता करने के लिए हम पहले ये देखते हैं कि पीएच एसिडिक है या अल्कोलोसिस है, तो उससे पता चल जाता है एसिडिक है या अल्कोलोसिस है, ठीक है। तो अगर पीसीओ2 बढ़ा हुआ है, मतलब जो 45 है उससे बढ़ा हुआ है, तो वो रेस्पिरेटरी होगा। और अगर उस पीसीओ2 को बढ़ने के लिए जो SCO3 है उसका भी बढ़ना जरूरी होता है, ठीक है। तो वो क्योंकि वो इसलिए जरूरी होता है कि वो पीसीटी के अंदर रीअब्जॉर्प्शन होता है किडनी के द्वारा, और वो कंपनसेशन होता है। कंपनसेटेड है या नहीं है, अनकम्पनसेटेड, फुली कंपनसेटेड, इसका भी हम डिस्कस करेंगे आगे। तो सबसे पहले ये होता है कि
दो कंडीशन होती है, एक तो होती है एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट एसिडोसिस है तो उसमें क्या होता है कि जब 10 mm ऑफ Hg से CO2 बढ़ती है तब 1 मिली इक्विवेलेंट SCO3 किडनी के अंदर रीअब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। अगर क्रोनिक एसिडोसिस है तो उसके अंदर ये होता है कि 10 mm ऑफ Hg CO2 बढ़ता है तब 4 मिली इक्विवेलेंट SCO3 रीअब्जॉर्ब होता है पीसीटी किडनी के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि एसिडोसिस, इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं अभी मतलब लेटर ऑन वी विल डिस्कस अबाउट दिस। नेक्स्ट टॉपिक है कि रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस। रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस में क्या होता है कि pH will be H plus ion will be decreased, so pH will be high, so pH is more than 4.5 और जो H प्लस का जो कंसंट्रेशन होगी और उसका pH का ये रिलेशन होता है, तो फिर SCO3 है उसके अंदर क्या होता है वो लॉस होना शुरू हो जाता है पीसीटी और किडनी के अंदर से। तो इसके अंदर से वो जब PCO2 कम होगा तो SCO3 बढ़ना शुरू हो जाएगा और H प्लस होगा वो कम होगा तो pH विल बी इंक्रीज, ओके। तो रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस के एक्यूट कंडीशन में अगर 10 मिली इक्विवेलेंट से मिली मोल से CO2 कम होता है तो SCO3 2 मिली इक्विवेलेंट से किडनी के अंदर लॉस हो जाता है, ठीक है। और अगर क्रोनिक है तो उसके अंदर 10 mm ऑफ Hg से CO2 लॉस होता है, कम होता है, तो 4 मिली इक्विवेलेंट से SCO3 विल बी लॉस इन द किडनी, ओके। तो हम ये देखते हैं कि मतलब कंपनसेटेड थिंग्स है या नहीं है। तो कंपनसेटेड के लिए क्या करते हैं कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस CO2 विल बी इंक्रीज। अगर CO2 विल इंक्रीज है तो वो रेस्पिरेटरी का केस है। तो एसिडोसिस के लिए पता है कि पीएच वो भी एसिडिक होनी चाहिए। अगर एसिडिक नहीं है तो फिर उसका जो रीजन है वो ढूंढना होता है कि CO2 बढ़ा हुआ है या नहीं है, ठीक है। तो फिर उसमें क्या होता है कि SCO3 होता है, SCO3 कंपनसेटेड करता है किडनी के द्वारा। अगर CO2 बढ़ गई है, मान लो CO2 बढ़ गई है तो SCO3 को भी पीसीटी के अंदर लॉस होना पड़ेगा या रीअब्जॉर्ब होना पड़ेगा, वो कंडीशन होगी। अगर SCO3 नॉर्मल है तो मतलब किडनी का कंपनसेशन स्टार्ट नहीं हुआ तो वो अनकम्पनसेटेड है, ठीक है। नॉर्मल रेंज होती है 22 to 26 मिली इक्विवेलेंट। अब होता है जो एलिवेटेड SCO3 जो एलिवेटेड है, एलिवेटेड किन किन चीज़ों में हो सकता है। अगर एलिवेटेड हो गया पीएच को नॉर्मलाइज करने के लिए, तो पीएच को नॉर्मलाइज करने के लिए एलिवेटेड हो गया तो वो फुल्ली कंपनसेटेड है। और अगर पीएच नॉर्मलाइज मतलब पीएच अभी भी एसिडिक है, अभी भी नॉर्मलाइज नहीं हुई है, तो वो पार्शियली कंपनसेटेड है। लेकिन जो SCO3 है वो बढ़ना शुरू हो गया तो इसको बोलते हैं पार्शियली कंपनसेटेड पीएच येट नॉट नॉर्मल बट इट विल बी नॉर्मल, देन इट विल बी कॉल्ड एज ए फुली कंपनसेटेड। नेक्स्ट ये है कि मतलब आपको ब्लड की पीएच ध्यान होनी चाहिए 7.35 टू 7.45। अब PCO2 बढ़ता है पीएच कम होता है तो वो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का केस होता है। तो उसके अंदर ये होता है कि अब मेन फिनोमेना ये है कि SCO3 नॉर्मल है तो अनकम्पनसेटेड है, अगर इंक्रीज हो गया तो पार्शियल कंपनसेटेड। ये अपने क्वेश्चन के लिए ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होंगे। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, 24-year-old beggar found in unconscious at the metro station of Green Park. In the emergency room that the arterial gas performed, the pH is the acidic, ठीक है। सो ये एसिडिक के केस है। और PCO2 60, इट्स द मीन्स द PCO2 इंक्रीज है। और SCO3 है वो 26 है, मीन्स इट्स नॉर्मल है। तो ये मतलब pH इंक्रीज है, pH एसिडिक है और द PCO2 इंक्रीज है, तो मतलब ये कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का केस है, ठीक है। तो इस तरीके से रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का केस है। अब ये देखना ये कंपनसेटेड है या नहीं है। तो कंपनसेटेड है या नहीं है इसके लिए ये होता है कि तुम उसका SCO3 का लेवल देखो। SCO3 20 to 26 नॉर्मल होता है और इसमें क्वेश्चन में नॉर्मल है, तो मतलब किडनी ने अभी कंपनसेशन स्टार्ट नहीं किया, सो इट्स द केस ऑफ द अनकम्पनसेटेड, ठीक है। तो ये लास्ट में इसका जो डायग्नोसिस बनेगा वो बनेगा अनकम्पनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक 15-year-old जुवेनाइल विद हिस्ट्री ऑफ द इनहेल्ड द अब्यूज प्रेजेंट ऑफ द इमरजेंसी रूम कंप्लेंट ऑफ द डिस्निया, ही हैज द SPO2 इतना इतना। और इसके अंदर ये देखो कि पीएच कितना है। पीएच है 7.25, 7.2 इज द एसिडोसिस एंड PCO2 इज द डिक्रीज एंड PO2
ठीक है, SCO3 वेरी मतलब बहुत ज़्यादा कंपनसेटेड करने के लिए बहुत ज़्यादा कम हो रखा है, ठीक है। तो पीएच एक तो एसिडोटिक है, सो पीएच वेरी लो, तो ये केस बन गया एसिडोटिक का। और ये जो PCO2 है वो 17 है, मतलब ये कम है, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें ये होता है कि जब PCO2 कम होता है तो अब हम SCO3 को देखते हैं, तो SCO3 के लिए क्या होता है कि SCO3 बहुत ज़्यादा कम हो रखा है। तो ये मतलब कि मेटाबॉलिक का केस हो गया, क्योंकि SCO3 नॉर्मल 22 टू 26 का होता है, 22 से 26 का होना चाहिए, तो वो एक नॉर्मल होता है। अगर उससे थोड़ा बहुत कम है, थोड़ा बहुत इंक्रीज है तो वो, लेकिन उसके लिए PCO2 का बढ़ा हुआ होना चाहिए या फिर थोड़ा सा डिक्रीज हुआ होना चाहिए, तो रेस्पिरेटरी रूल आउट हो जाता है, तो फिर बढ़ता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है। तो ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस का केस है। और अब ये देखते हैं कि अपन को जो क्वेश्चन है, तो वो उसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, कि पार्शियली कंपनसेटेड है या फुली कंपनसेटेड, एक तो वो क्राइटेरिया हो गया। दूसरा ये होता है कि अगर पीएच जो SCO3 है वो एलिवेटेड हो गया है, लेकिन पीएच नॉर्मल हो जाना चाहिए, तो वो है फुल्ली कंपनसेटेड। अगर SCO3 एलिवेटेड हो गया है, मतलब उसको कंपनसेटेड स्टार्ट कर दिया है, लेकिन पीएच अभी भी नॉर्मल नहीं है, तो वो पार्शियल कंपनसेटेड में आता है। तो इस तरीके से होते हैं। तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये सब ट्रिक ध्यान होनी चाहिए कि कौन सा मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, कौन सा मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है, कौन सा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, कौन सा रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो ये एक टेबल है जो मतलब इसकी समरी है कि अगर पीएच कम है तो वो एसिडोसिस है, PCO2 बढ़ गया है, और इसका SCO3 का कोई लेना देना नहीं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में। रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस में पीएच बढ़ जाता है और PCO2 कम होता है और SCO3 कम होता है। अब रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में का रीजन क्या होगा, जब पीएच कम होगी तो इसका रीजन SCO3 एक्सप्लेन करेगा कि SCO3 कम हुआ, इसकी वजह से रेस्पिरेटरी एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुआ है। मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस के लिए पीएच विल बी इंक्रीज और पीएच विल बी इंक्रीज, तो इसका एक्सप्लेनेशन SCO3 करेगा कि SCO3 भी इंक्रीज हुआ है। तो वो इस तरीके से कर सकते हैं। अब जैसे कह सकते हैं कि वॉमिटिंग, मतलब वॉमिटिंग में क्या होता है, डायरिया में क्या होता है, तो उसके लिए देख लेते हैं। तो वॉमिटिंग में क्या होता है कि डिहाइड्रेशन हो जाता है वॉमिट के बाद। तो उसमें क्या होता है, इनेक इनेट एक्टिव हो जाता है, उसकी वजह से एल्डोस्टेरोन बढ़ जाता है, तो उसमें क्लोरीन का लॉस होता है, तो हाइपोकैलेमिया हाइपोकैलेमिया और द पोटेशियम का लॉस होता है, हाइपोक्लोरेमिया हाइपोकैलेमिया पोटेशियम की लॉस की वजह से। तो इसमें क्या होता है कि मेटाबॉलिक एसिड एल्कोलोसिस हो जाता है। तो मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस का रीजन होता है डिहाइड्रेशन, इनेक का एक्टिव हो जाना, एल्डोस्टेरोन का इंक्रीज हो जाना। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो जो एसिड है, तो एसिड के जो पीएच विल बी हाई, H+ आयन वो डिक्रीज हो जाता है, Cl जो क्लोरीन आयन होते हैं वो लॉस हो जाते हैं, और जो पोटेशियम है वो भी लॉस होता है। तो ये एक वोमिटिंग का केस होता है। तो इसी तरह का डायरिया में क्या होता है, डायरिया में क्या होता है कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि पीएच डिक्रीज हो जाती है और H+